मैं विजय के घर जाने से कबल ये सोचता रहा था कि जब मैं हुसैन रज़ा साहिब को आज की कार्रवाई बताऊंगा तो वो खुशी से झूम उठेंगे। तन्हा मैंने दो पड़ोसी मुल्कों पर मंडराने वाले जंग के बादल दूर कर दिए थे, लेकिन मेरी ये खुशफहमी उस वक्त दूर हो गई जब उन्होंने पूरी संजीदगी से मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद कहा, जंग कोई ऐसी चीज़ नहीं कि तुम्हारे ना चाहने और अटल बिहारी वाजपेयी के चाहने से हो जाए या दूर हो जाए, बल्कि इसके लिए बड़ी ताकतों में से किसी एक की रजामंदी और मंशा बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये आप ही की हिदायत है कि मैं दोनों मुल्कों को करीब लाने के लिए काम कर सकता हूँ। मैंने बुझे दिल से कहा, हाँ, ये बहरहाल तुम्हारी बहुत बड़ी कामयाबी है कि तुमने इस चिंगारी को जो आगे जाकर शोला बन सकती थी वहीं दबा दिया है, मगर इसमें भी तुम्हें मिराज जी का मशकूर होना चाहिए जिन्होंने मसले को वहीं पर ख़त्म करवा दिया है। उन्होंने मेरे लहजे से अंदाजा कर लेने के बावजूद तसल्ली देते हुए मिराज जी को मेरी कामयाबी का हिस्सेदार बनाया। कमरे में चूंकि इस वक्त विजय भी मौजूद था, इसलिए मैंने इर्तिका के हवाले से कोई गुफ्तगू करने से पहले इन्हें अपनी कामयाबी की खबर सुनाना जरूरी समझा था। सिकंदर, अगर तुम कुछ कर सकते हो तो किसी तरह ये काम कर दो कि मुतअस्सिब हिंदू ज़हनियत में मुसलमानों पर जो मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर रखे हैं इन्हें खुलवा दो। हुसैन रज़ा साहिब की आवाज़ में एक अजीब तरह का दुख था। जी, मैं समझा नहीं। मैंने इनके बदलते चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि सेकुलर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर मईशत के दरवाजे किस किस अंदाज से बंद किए जा रहे हैं? उन्होंने मेरे सवाल का जवाब देने से पहले कहा, बज़ाहिर तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं। मैंने वही कहा जो नज़र आता था। हाँ, बज़ाहिर तो ऐसा ही है, लेकिन हकीकत यह है कि तक़सीम हिंद के बाद से जनसंघ और आरएसएस के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे कांग्रेसियों ने मुसलमानों की वफादारी पर शक का सहारा लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता तमाम मुलाजमतों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हुसैन रज़ा साहिब चूंकि विजय की असलियत से वाकिफ नहीं थे, इसलिए मुहताज जुबान इस्तेमाल कर रहे थे ताकि इसके जज्बात को ठेस न पहुंचे। हाँ, बज़ाहिर तो ये महसूस हो रहा है, क्योंकि तकसीम से कबल सुना है कि मुसलमान हर महकमे में अपनी आबादी से ज़्यादा तनासुब में मौजूद थे। मैंने इनकी बात से इत्तफाक करते हुए कहा, और अब सूरत हाल ये है कि आबादी का तनासुब तो एक तरफ रहा, कोई भी तनासुब नहीं है। हुसैन रज़ा साहिब ने अजीब से लहजे में कहा, अगर मैं मुलाजमतों में मुसलमानों का तनासुब तुम्हें बताऊं तो शायद तुम्हारा दिल भी खून के आंसू रोने लगे। मैं इनका दुख समझ रहा था, इसलिए मैंने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। सूरत हाल यह है कि सैकड़ों हिंदुस्तान में एक अरसे से मुस्लिम नाम का होना भी नौकरी न मिलने की जमानत है, और आहिस्ता आहिस्ता अब तनासुब कम होते होते यहाँ तक पहुँच गया है कि हिंदुस्तानी इंतजामिया के आला सरकारी नौकरियों में से 4000 नौकरियों पर मुसलमान सिर्फ 120 हैं, जबकि हिंदुस्तानी पुलिस के 2000 आला ओहदों में से मुसलमानों की तादाद 112 है, जबकि पूरे हिंदुस्तान के 5000 से जायद जजों में से मुसलमान जज 300 से भी कम है। हुसैन रज़ा साहिब की दिखलाई हुई तस्वीर सेकुलरिज्म के ढोंग का पर्दा चाक कर रही थी, मगर जिस शख्स के दिल आज़ारी के ख्याल से उन्होंने मुहताद लहजा अपनाया हुआ था, अचानक इसी ने इनकी हमायत में आगे बढ़ा दी। ये सूरत हाल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, बल्कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ गैर सरकारी नौकरियों में भी यही हाल है। विजय ने हुसैन रज़ा की तायद में कहना शुरू किया, बड़े बड़े गैर सरकारी इदारों के जो आदाद शुमार MJ अकबर ने अपनी किताब में दिए हैं, वही सेकुलरिज्म की असल तस्वीर दिखाने के लिए काफ़ी है। मसलन अम्बालाल सादाबाई लिमिटेड के 628 आला अफसरान में मुसलमान सिर्फ 5 है, जबकि ब्रुक बांड और बांड्स इंडिया लिमिटेड के 115 में से सिर्फ 170 में से 12 का ताल्लुक मुसलमानों से है, और यही सूरत हाल तमाम इदारों में है। इंडिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल मिल यानी दिल्ली कॉटन मिल्स के 987 अफसरान में से 2 मुसलमान हैं। क्या इस तरह आप लोग बिलवास्ता तौर पर ये नहीं कह रहे कि मुस्लिम लीग का तकसीम हिंद का फार्मूला बिल्कुल सही था? मैंने विजय के आदाद शुमार में मुदाखलत करते हुए कहा। हुसैन रज़ा साहिब तो एक बार फिर विजय की वजह से हिचकिचा गए, लेकिन विजय इनसे पहले ही बोल पड़ा कि अब भी इस ज़िमन में दो राय हो सकती हैं। इसने खुद ही सवाल किया और फिर अपने सवाल का जवाब भी देना शुरू कर दिया। जिन्ना साहिब सेकुलरिज्म के पर्दे में अक्सरियती राज और अकलियत को कुचलने की साजिश को तकसीम से पहले भांप गए थे, और नेहरू रिपोर्ट के बाद तो इनके पास मुसलमानों के अलहदा रियासत के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बाकी रह गया था। विजय ने अपनी आदत के मुताबिक खुलकर बात की। इस तरह तो तुम जवाहिर लाल पर भी मुतसिब होने के इल्ज़ाम आयद कर रहे हो, मैंने छेड़ने वाले अंदाज में कहा, और नतीजा वही निकला जो मैं चाहता था। नेहरू ख़ानदान के हर फर्द के पास 2 चेहरे हैं। मोतीलाल से लेकर संजय तक इनका हर फर्द दोगला है। वो हर मौका पर मास्क इस्तेमाल करते हैं। अपने असली मुतसिब चेहरे पर सेकुलरिज्म का मास्क, अरबपति होने के बावजूद गुर्बत और गरीबों के हमदर्द होने का मास्क, जालिम होने के बावजूद मजलूमियत का मास्क। विजय ने भड़कते हुए कहा। विजय ठीक कह रहा है सिकंदर, हुसैन रज़ा साहिब ने दखल देते हुए कहा, और ये दोहरी शख्सियत इनमें से हर शख्स को विरसे में मिली है। हुसैन रज़ा साहिब ने तारीख के हवाले से गुफ्तगू शुरू कर दी, इसलिए
मैं और विजय दोनों ही दिलचस्पी से इन्हें सुन रहे थे। अक्सरियत तो ये भी नहीं जानती कि लफ्ज़ नेहरू 1716 में कश्मीर से दिल्ली आने वाले उन पंडितों की ज़ात नहीं बल्कि राजकोल के नाम के साथ इसलिए वाबस्ता हो गया था कि मुग़ल बादशाह फर्रुख सैर ने इन्हें दिल्ली में नहर के किनारे एक हवेली अता की थी और राजकोल ने बादशाह की खुशनुदी के लिए खुद को नेहरू कहना शुरू कर दिया था। मगर दरबार से राजकोल की वाबस्तगी ज़्यादा देर बरकरार न रह सकी क्योंकि फर्रुख सैर कत्ल कर दिया गया। लेकिन नेहरू ख़ानदान के अजदाद ने बादशाहगर सादात बारिया की खुशामद करके अपनी जागीरें दोबारा हासिल कर ली। रज़ा साहिब की गुफ्तगू हमें नेहरू ख़ानदान की आबाई मुनाफ़क़तों से आगाह कर रही थी। मुग़लों पर जवाल से बहुत पहले नेहरू ख़ानदान ने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी शुरू कर दी थी और इंदिरा के दादा मोतीलाल नेहरू के दादा लक्ष्मी नारायण नेहरू ने ईस्ट इंडिया कंपनी की बाकायदा मुलाजमत शुरू कर दी थी। इसी लक्ष्मण नारायण का बेटा गंगाधर नेहरू दिल्ली पुलिस में गदर तक मुलाजिम रहा। हुसैन रज़ा साहिब नेहरू ख़ानदान का पर्दा चाक करने पर तुले हुए थे। बगावत के दौरान नेहरू ख़ानदान का घर मुजाहिदों का मस्कन रहा क्योंकि गंगाधर खुद बहुत बड़ा बागी बना हुआ था। मगर जब अंग्रेज़ दिल्ली की समत बढ़ने लगे तो गंगाधर अपने ख़ानदान को लेकर चुपके से दिल्ली से आगरा मुंतकिल हो गया और यहाँ पर 4 साल ज़िंदा रहा और 1861 में जब इसका इंतकाल हुआ तो इस वक्त भी वो एक मुसलमान जागीरदार की हवेली में मुलाजिम था। मोतीलाल अपने बाप की वफ़ात के 3 माह बाद पैदा हुआ। हुसैन रज़ा साहिब ने कुछ देर रुककर दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए कहा, मोतीलाल की परवरिश इसके बड़े भाइयों बंसीधर और नंदलाल ने की और इब्तदा में इसने भी उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। मगर इस दौरान अंग्रेज़ ने अपना तालीमी सिस्टम नाफिज करना शुरू किया और नेहरू ख़ानदान ने मौका परस्ती से फ़ायदा उठाने के लिए इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और नंदलाल जो इस वक्त एक स्कूल टीचर था कानून पढ़कर वकील बन गया और चूँकि यूपी की अदालतें इलाहाबाद में थी इसलिए इस ख़ानदान को इलाहाबाद मुंतकिल होना पड़ा। हुसैन रज़ा साहिब यहाँ तक पहुँचकर एक बार फिर रुक गए और विजय को कहने का मौका मिल गया। शुक्र है कि इर्तका के वालिद उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है वरना इस गुफ्तगू पर वो नाराज़ होते। विजय के चेहरे पर शरीर सी मुस्कुराहट थी। वो इतने बड़े कांग्रेसी हैं क्या? मैंने विजय से पूछा। बड़े से भी बढ़कर कुछ आगे ही हैं, लेकिन नेहरू ख़ानदान इनके नज़दीक आइडियल फैमिली है, विजय ने जवाब दिया। इतना आइडियल ख़ानदान है कि मोतीलाल नेहरू उन अव्वलीन अफराद में से है जिसने बरतानवी तर्ज ज़िंदगी को अपने घर में राज किया। इतना ज़्यादा कि एक ख़त में इसने अपने बरतानवी आकाओं को खुश करने के लिए यहाँ तक लिख दिया कि बरतानवी राज से हमारी कौम को सबसे बड़ा फ़ायदा यह हुआ कि हम अंग्रेज़ी ज़ुबान सीख सकते हैं क्योंकि यही वो ज़ुबान है जिसे सीखे बगैर कोई भी शख्स ज़हनी तौर पर बालिग हो ही नहीं सकता। हुसैन रज़ा साहिब ने अपनी गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा जोड़ते हुए कहा, मगर कहा तो जाता कि मोतीलाल के नज़रियात में उस वक्त फ़र्क आया जब जनरल डायर के हुक्म पर गोली चलाई गई। विजय ने कहा, चलिए मैं मान लेता हूँ कि इस वाक़े के बाद इनके नज़रियात में इनकलाब आ गया था, तो क्या उन्होंने अपना तर्ज रहाइश बदला या अंग्रेज़ों से दोस्ती में कमी आ गई? हिंदुस्तान के नंगे भूखे अवाम से दूर रहकर अपने वसी अरीज़ महलनुमा बंगले में उन्होंने हुक्मरानों की पार्टियों में कोई कमी कर दी? हुसैन रज़ा साहिब किसी भी तरह तल गुफ्तगू से दस्तबरदार होने के लिए तैयार नहीं थे। हमारी गुफ्तगू अभी तक यहाँ पहुँची थी कि इर्तिका कमरे में दाखिल हुई। उस रोज़ मामूल से हटकर इसने मेकअप भी किया हुआ था और कमरे में दाखिल होते हुए किसी हद तक शर्माई भी थी। गहरे नीले रंग की हैदराबादी शलवार कुर्ते में वो आसमान से उतरी कोई अप्सरा दिखाई दे रही थी। बहुत से ऐसे सवाल जिसकी आमद से पहले मेरे ज़हन में खुदबुद कर रहे थे इस पर पहली नज़र डालने के साथ ही ख़त्म हो गए। कहीं जाने की तैयारी है क्या? हुसैन रज़ा साहिब ने इसे यूँ खिलाफ मामूल तैयार देखने के बाद कहा, जी। इसने मुख्तसर जवाब दिया मगर ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। और हुसैन रज़ा साहिब ने भी अच्छा कहने के बाद ये पूछना मुनासिब नहीं समझा कि कहाँ की तैयारी है। इर्तिका की आमद के बाद कमरे में चंद लम्हों की खामोशी आ गई थी और तजर्बाकार हुसैन रज़ा साहिब समझ गए थे कि इस खामोशी की तह में कोई तूफ़ान, इसलिए इस खामोशी को उन्होंने तोड़ा। मेरा ख्याल है अब मुझे कुछ देर आराम करना चाहिए, उन्होंने अपनी जगह से उठते हुए कहा। शायद हम तीनों भी यही चाहते थे इसलिए किसी ने इनसे मरोवतन भी कुछ नहीं कहा और वो उठकर चले गए। मेरे ख्याल से अब आप लोग भी तशरीफ़ ले जाएं ताकि मैं भी कुछ देर आराम कर सकूं, विजय ने हम दोनों को बेअकवक मुखातिब करते हुए कहा। इर्तिका की ये तैयारी और विजय का यूँ मुखातिब करना मेरे तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा था। मैं तो इस तसव्वुर के साथ आया था कि यहीं घर पर कुछ देर इर्तिका से किसी तन्हा गोशे में बात कर लूँगा, लेकिन वहाँ तो सूरत हाल ही मुख्तलिफ थी। इसलिए जब विजय ने तशरीफ़ ले जाने के लिए कहा तो मेरी समझ में कुछ नहीं आया कि मुझे क्या कहना चाहिए। दरअसल बात यह है सिकंदर साहिब कि मैंने सोचकर आप मशरक़ी लड़की की तरह शर्माते रहेंगे और ये तो खैर मशरक़ी लड़की ही हैं, इसलिए ये भी ज़ुबान से कुछ नहीं कहेंगी और मामला यूं ही दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम की तरह टलता रहेगा। यही सोचकर मैंने यानी आप दोनों की मुश्तरका भाई ने आपकी जानिब से आपको आज रात के खाने पर मदऊ कर लिया था।
विजय ने पहले आप पर मेरी जानिब इशारा करते हुए दूसरा आप इर्तिका के लिए कहा, मगर इसके इस अंदाज पर इर्तिका का चेहरा बेरबहुटी हो गया था। यार तुम तो बहुत काम के आदमी निकले। मैंने अपनी जगह से उठते हुए इसकी इस शरारत पर दाद दी, मगर इसके साथ ही इर्तिका का हाल मज़ीद ख़राब हो गया। आइए, मैंने इर्तिका को मुखातिब किया, मगर वो अपनी जगह से नहीं उठी। तुम भी चलो, इसने बड़ी मुश्किलों से विजय से कहा। कबाब में हड्डी का क्या काम, इसने अपनी जगह बैठे बैठे कहा, और इर्तिका सिर्फ इसे घूर कर रह गई। जाइए जाइए, वापस आकर जो कहना हो कह लीजिएगा, मगर अभी तो जाइए, इसने यूं घूरे जाने पर शरीर लहजे में कहा, और इर्तिका को मजबूरन अपनी जगह से उठ जाना पड़ा। कार सड़क पर आई तो मेरा दिल चाहा कि दिल्ली की मुख्तलिफ सड़क इतनी तवालत इख्तियार करे कि हम जिंदगी भर सफ़र करते रहें और सड़क ख़त्म ना हो, मगर फ़ौरन ही अपने इस ख्याल पर हंसी भी आ गई। इसी दौरान मैंने स्टीयरिंग पर से नज़रें हटाकर देखा तो वो मेरी जानिब देख रही थी। वो इब्तदाई नफ्सियाती दबाव से निकल आई थी, मगर मेरे देखने पर इसने फौरी तौर पर अपनी निगाहें हटा ली थी। इर्तिका, मैंने नज़रें सड़क पर रखते हुए कहा, मगर जवाब में इसने कुछ कहे बगैर अपना चेहरा मेरी जानिब घुमा दिया, जैसे कह रही हो फरमाइए। मैं ये कहना चाह रहा था। मैंने अपने तमाम हौसले को जमा करते हुए कहने की कोशिश की, मगर ज़ुबान यहाँ तक पहुँच कर लड़खड़ा गई। मेरा मतलब था कि मैं इससे आगे कुछ न कह सका। मेरे हिसाब से तो पहले हम वहाँ पहुँच जाए जहाँ हम दोनों के मोहर लगे हुए दाने हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, फिर वो बात कर लें जो करना चाहते हैं। इर्तिका ने मेरे इस तरह गड़बड़ा जाने पर तबसरा करते हुए कहा। घर से निकलने के बाद मैंने बिला मकसद ही गाड़ी मोड़ ली थी, मगर इर्तिका के एहसास दिलाने पर मुझे याद आया कि विजय इसे मेरी जानिब से आज रात खाने पर मदऊ कर चुका है। जी बेहतर, मैंने पूरी सादतमंदी का मुजाहरा करते हुए कहा, और गाड़ी ताजमहल होटल की जानिब मोड़ ली। तुम यकीनन मेरे इस तरह गड़बड़ाने से लुत्फ ले रही होगी, लेकिन मैं भी क्या करूं। मेरी ज़िंदगी में पहला मौका है कि मैं तुमसे वो बात कहने जा रहा हूं जो इससे पहले मैंने कभी किसी से नहीं कही। कुछ देर खामोशी के बाद मैंने एक बार फिर इसे मुखातिब करते हुए कहा, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं सिकंदर जो ना कहीं जाएं फिर भी समझ में आ जाती हैं। इर्तिका अब पूरे एतमाद से गुफ्तगू कर रही थी। मगर मैं तुमसे कुछ और कहना चाह रहा हूँ, मैंने डरते डरते कहा। कार इस वक्त होटल के बहुत करीब आ चुकी थी। आपके पास कहने की यकीनन बहुत सी बातें होंगी सिकंदर, मगर मेरे पास इन सब बातों का एक ही जवाब है कि मेरे वालिदैन की रजामंदी के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं। इर्तिका ने पूरी संजीदगी से मुख्तसर सी गुफ्तगू में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। और अगर तुम्हारे घर वाले तैयार नहीं हुए तब? मैं कार को पार्किंग लॉट में खड़ी करते हुए कहा, तब शायद मैं अपनी पूरी क़ुव्वत मुज्तमअ करके इनसे इसकी इस वजह की ज़रूर दरियाफ्त करूँगी। इर्तिका ने जवाब दिया। और अगर एतराज़ माकूल न हुआ तब? मैंने एक और सवाल करते हुए कहा। तब मैं इनसे दरख्वास्त करूँगी कि अपने फ़ैसले पर नज़रसानी कर लें। वो सवालों के जवाब इस तरह दे रही थी जैसे इसके ज़हन में हर बात साफ़ और वाज़ेह हो। और अगर एतराज़ माकूल हुआ तो? मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए कहा, तब ज़िंदगी भर यही नाम इस्तेमाल करती रहूँगी, मिस इर्तिका अब्दुल कादिर। जवाब देते हुए इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मगर ये कहते हुए इसके होंठ कँपा गए थे। और एतराज़ क्या हो सकते हैं? मैंने एक और सवाल किया। इसका जवाब मैं खाने की मेज़ पर दूंगी। आहिस्ता आहिस्ता इर्तिका वापस आ गई थी, जो विजय की गुफ्तगू के दौरान कहीं खो गई थी। कार से डाइनिंग हॉल तक हमारे दरमियान कोई गुफ्तगू नहीं हुई, मगर मेज़ पर बैठते ही मैंने अपना सवाल फिर दोहराया। सबसे पहले, बल्कि शायद आखिरी सवाल यही होगा कि आप कौन हैं? इर्तिका ने अचानक ही तस्वीर का एक बिल्कुल नया रुख मेरे सामने रख दिया। मैं समझ नहीं सका। मैंने कह तो दिया, मगर मैं अच्छी तरह समझ चुका था कि वो क्या कह रही है। ये वो सवाल था जो मैं बरसों पहले भुला चुका था, मगर आज मेरे सामने आसेब की तरह आन मौजूद हुआ था। मेरा मतलब है कि ये सवाल करने का इन्हें हक़ है। आपसे सवाल करें कि आपका ख़ानदान क्या है, आपके दादा कौन थे, वगैरह वगैरह। क्या मेरा सिकंदर होना उनके लिए काफ़ी नहीं? मैंने कहा। शायद नहीं, इसने मुख्तसर तरीन जवाब दिया। और तुम्हारे लिए? मैंने कुरेदे वाले अंदाज में कहा। वो कुछ देर तो खामोशी से मुझे देखती रही, फिर बोली, आप नहीं जानते कि मैं बहुत अरसे से आपके कालमों के ज़रिए आपकी परस्तार रही हूँ। इर्तिका के इस इंकिशाफ के साथ ही मेरी रगों में दौड़ने वाला लहू कुछ और तेज़ी से दौड़ने लगा। और फिर जब मुझे मालूम हुआ कि आप हमारे हल्के से इंतखाब लड़ने आ रहे हैं, तो मेरी खुशी अपनी इंतहा को पहुँच गई, और मैंने ये फ़ैसला कर लिया कि चाहे वालिद साहब कुछ भी कहें, मैं आपकी कामयाबी के लिए काम करूँगी। इर्तिका वो बातें कर रही थी जिनका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। इसलिए मैं बतौर ख़ास आपके पहले जलसे में शिरकत करने आई थी, और जलसा गाह के करीब भी अपने एक दोस्त के घर बैठकर आपकी तकरीर सुनी थी, और आपसे पहले से ज़्यादा मुतासिर हो गई। मगर ये धड़का लगा हुआ था कि मेरे कांग्रेसी वालिद इस कड़वी गोली को शायद हज़म न कर सके।
मगर कुदरत ने कुछ ऐसा इंतज़ाम कर दिया कि हर काम ठीक होता चला गया। इर्तिका मज़ीद कुछ कहना चाह रही थी मगर वेटर आ गया। खाने के तकल्लुफ़ और ऑर्डर देने में इसकी बात अधूरी रह गई और जब ये कार्रवाई मुकम्मल हुई तो मैंने इसकी जानिब से फिर गेंद लुढ़का दी। फिर ये कि मेरी खुशबख्ती की इंतहा है कि आप मुझे अपनी शरीक हयात बनाना चाहते हैं। इसने फ़िक्रा अदा तो कर दिया मगर इसके साथ इसकी गर्दन झुक गई। इर्तिका, तुम शायद ही मेरी बात का यकीन करो मगर ये हकीकत है कि मुझे अपने वालिद का चेहरा पूरी तरह याद नहीं रहा। मैंने इसे हकीकत बता दी। मैं तो समझती हूँ कि ये सब कुछ मालूम करना इतना मुश्किल नहीं है। इसने मेरी बात समझते हुए कहा। वो कैसे? मैंने सवाल किया। इस तरह कि आप चाहें तो उस फैक्ट्री में जहाँ आपके वालिद काम करते थे जाकर अपने वालिद का वो एड्रेस तलाश कर सकते हैं जहाँ से वो आए थे। इसने मामले का हल पेश करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब है मुस्तकिल पता के काले में उन्होंने जो पता दर्ज किया हो इस पर जाकर मालूम किया जा सकता है? मैंने इसका मकसद समझते हुए कहा। थोड़ा मेहनत तलब काम तो ज़रूर है लेकिन इसने फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। मगर मैं इसका मकसद समझ गया। इतनी बहुत सी बातें हो जाने के बावजूद मेरी समझ में ये नहीं आ रहा था कि इससे वो बात कैसे करूं जिसे करने के लिए मेरा ज़मीर मुझे उकसाता रहता था। वो बातें तो बाद में भी हो सकती थी। मेरे अंदर के शैतान ने एक बार मुझे भटकाते हुए कहा, उस फैक्ट्री का कमीना मालिक आजकल दिल्ली में है और इसका एक बहुत ज़रूरी काम भी मेरे पास फंसा हुआ है। मैंने कुछ सोचते रहने के बाद कहा, यह तो और भी अच्छी बात है। इर्तिका ने जवाब दिया। इसके साथ ही हमारे दरमियान एक बार फिर खामोशी तारी हो गई। मेरा जहन बैक वक्त दो महाजों पर मसरूफ़ था। एक जानिब मेरी ये कैफियत हो रही थी कि मैं इसे बहुत कुछ बताना चाहता था मगर इस तस्वुर के साथ कि जो ही मैं इसे हकीकत बताऊंगा वो और मैं इस खौफ से कि इसके बाद कुछ नहीं रहेगा इस पर नज़र डालकर खामोश हो जाता था। इर्तिका शायद इसलिए खामोश थी कि इन मौक़ों पर मशरक़ी लड़कियां खामोशी रहती हैं, बल्कि जितनी गुफ्तगू वो कर चुकी थी इतनी एक आम लड़की ना करती। खाने के दौरान भी खामोशी ही रही। हम दोनों कुछ ज़्यादा ही खामोश नहीं हैं। मैंने कुछ देर खाने के बाद कहा। तो मुस्कुरा दी। ये बात तो आपकी सोचने की है, इसने जवाब दिया। मैं तो ये सोच रहा था कि पहले हुसैन रज़ा साहिब से बात करूं या पहले सेठ अरुण प्रसाद से वो कुछ मालूम करूं जिसके बारे में तुमने कहा है। मैंने जवाब दिया और इर्तिका की नज़रें मज़ीद झुक गईं। मैं जवाब का मुंतज़िर हूँ, मैंने इसे छेड़ने वाले अंदाज में कहा। उस सेठ से बात करने के साथ ही आप रज़ा साहिब से बात कर सकते हैं, इसने चमचे से खेलते हुए कहा। मगर प्रॉब्लम यह है कि चंद दिन मज़ीद मैं शायद दिल्ली ना छोड़ सकूं। मैंने कहा, ऐसी सूरत में हम विजय पर एतमाद कर सकते हैं। इर्तिका ने राह समझाते हुए कहा। वैसे कितना ज़रूरी काम है? इर्तिका ने अपना फ़िक्रा अधूरा छोड़ दिया। दरअसल मिराज जी चाहते हैं कि इंदिरा की इमेज को बिगाड़ा जाए और इस तरह बिगाड़ा जाए कि वो आइंदा सियासत में दाखिल ना हो सके। मैंने इसे सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा। मनफी सोच? इसका अंदाज सवालिया था। हो सकता है, मैंने जवाब दिया, लेकिन उनका कहना यही है कि इंदिरा को सियासत से बाहर करने के लिए ज़रूरी है कि इसके खिलाफ अखलाकी जराइम साबित किए जाएं और इनमें सज़ा दिलवाई जाए ताकि अगर इसे 3 साल से ज़ायद की सज़ा हो जाए तो वो आइंदा इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल करार दी जा सकती है। मैंने इसे पूरी तफसील से आगाह करते हुए कहा।